शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू फार्मर डायरीज बाय हंसला से तमाम लोगों को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड एंटीमेटिक ड्रग्स। पार्ट 1 में हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के लिए ट्रिपल थेरेपी डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड की जाती थी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट था फॉर द एच पाइलोरी इरेडिकेशन। हम इस लेक्चर में, जो कि पार्ट 2 है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड एंटीमेटिक ड्रग्स का, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट को। पेप्टिक अल्सर होने की वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का एक्सेस यूज़ होने की वजह से, पेन किलर का एक्सेस यूज़ होने की वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस बढ़ जाती थी। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के बढ़ जाने की वजह से म्यूकोजल लेयर्स ऑफ द स्टमक वीक हो जाती थीं और वहाँ पे सोर या इन्फेक्शन होने लगता था और इन्फेक्शन अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर कॉज कर देता था। अब वो पेशेंट जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पेन किलर के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हुई, जिसकी वजह से उसकी एसिड्स की, HCLs की या गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो बढ़ गई, उनके लिए जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करती हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज़ करती हैं, रिड्यूस करती हैं। और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के ज़रिए बढ़ जाना पेप्टिक अल्सर कॉज करता था या और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कॉज करता था। तो इस वजह से इनको कम करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को कम करने के लिए हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इस मैकेनिज़्म को समझने की हमें ज़रूरत है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन स्टिमुलेट कैसे होती हैं या इंक्रीज़ कैसे होती हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन करवाता है? एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और गैस्ट्रिन, ये कुछ एगोनिस्ट्स हैं जो कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ। किन के साथ बाइंड करते हैं? रिसेप्टर्स के साथ। एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद ये एक्टिवेट करवा देते हैं प्रोटीन काइनेजेस को। प्रोटीन काइनेज क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप को। हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज पंप जो है वो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन करवाता है। हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन इन एक्सचेंज फॉर पोटाशियम आयंस इन द ल्यूमेन ऑफ स्टमक। तो हाइड्रोजन आयन की जैसी सिक्रीशन होगी तो पोटाशियम आयंस जो है वो इन द पैराइटल सेल्स फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जैसे ही स्टमक में आएंगे तो पोटाशियम आयन जो कि स्टमक में मौजूद हैं वो उस पैराइटल सेल्स में जाना शुरू हो जाएंगे। एक आइए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। स्टमक में मौजूद हैं पैराइटल सेल्स और पैराइटल सेल्स में पड़े हुए हैं रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइलकोलिन ने आके बाइंड किया कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ। इसी तरह हिस्टामीन रिसेप्टर्स के साथ H2 ने आके बाइंड किया और प्रोस्टाग्लैंडिन ने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया। उसके बाद गैस्ट्रिन ने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया। इन्होंने बाइंड करने के बाद क्या करवा दी? प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन करवा दी। प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन से क्या हुआ? प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट हुआ, जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप। ये स्टिमुलेट हुआ और इसने क्या किया? पैराइटल सेल से हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन करवाई इनटू द स्टमक और पोटाशियम आयन जो कि ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में पड़े हुए थे उनको एज अ एक्सचेंज, हाइड्रोजन की एक्सचेंज के तौर पे कहाँ पे ले गया? इन द पैराइटल सेल्स, जिसके नतीजे में क्या हुआ? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ गई। जब स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन अपनी एक सफिशिएंट क्वांटिटी से ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे
कुछ म्यूकोज़ल लाइनिंग होती हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती हैं बॉडी ऑफ द स्टमक को। ये लेयर्स म्यूकोज़ा की एज़ अ डिफेंस जो है के तौर पे काम कर रही होती हैं और बाकी जो लेयर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं अल्सर होने से, गैस्ट्राइटिस होने से या बाकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम से हमें बचा रही होती हैं, क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी होती है म्यूकस लेयर के पास कि वो गैस्ट्रिक या एचसीएल की जो प्रोडक्शन है वो जब इनके साथ आके लगती है तो वो इनमें जज़ब कर लेती हैं, यानी कि वो बॉडी को, स्टमक की बॉडी को या ओवरऑल बाकी चीज़ों को अफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होने की वजह से ये जो म्यूकोज़ल लाइनिंग्स हैं, ये डैमेज होना शुरू हो गई। क्या हुआ? ये डैमेज होना शुरू हो गई और ये इतनी डैमेज हुई कि इनकी वजह से जो बॉडी ऑफ द स्टमक है, इंटीरियर साइड ऑफ द स्टमक जो कि सबम्यूकस लेयर या मस्कुलर लेयर है, वो डैमेज हुई। उसके डैमेज होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बनना शुरू हो गया, सोर बनना शुरू हो गया। ये एक इन्फेक्शन बन गया जब जैसे ही म्यूकोज़ल लाइनिंग ऑफ द स्टमक डैमेज हुई, तो ये इन्फेक्शन बढ़ते-बढ़ते अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो यही पेप्टिक अल्सर का बायस बन गया, यही गैस्ट्रिक अल्सर का बायस बन गया और यही जो है वो गैस्ट्राइटिस का बायस बन गया। तो ये सारा जो है वो कॉज़ कर सकता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन की वजह से बहुत सारी डिज़ीज़ को, स्पेसिफ़िकली पेप्टिक अल्सर को कॉज़ कर सकता है। तो हमें इसको ओवरकम करना है, हमने इसको रोकना है विद द हेल्प ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कर देता है। अभी हम समझते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कैसे किया जाता है या कंपेटिटिवली ब्लॉक कैसे किया जाता है। तो स्कीमेटिकली पहले समझते हैं, फिर डायग्रामेटिकली इसको समझ लेंगे। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कंपेटिटिवली या पार्शियली ब्लॉक किया जाता है जब रिसेप्टर्स के साथ, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स के साथ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बाइंड करता है। आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में ऑलरेडी पता है। एंटागोनिस्ट जो है वो मिमिक या इन्हेंस या स्टिमुलेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी को और एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट काम करते हैं। एंटागोनिस्ट जो कि स्टिमुलेशन हो रही होती है उसको इनहिबिट करवा देते हैं। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ, हिस्टामिन के भी H2 रिसेप्टर्स के साथ उसने बाइंड किया और क्या कर दिया, प्रोटीन काइनेज की पार्शियली ब्लॉकेशन करवा। प्रोटीन काइनेज के इनहिबिट होने की वजह से हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप भी पार्शियली ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस का जो एक्सचेंज हो रहा था वो कंपेटिटिवली इनहिबिट हुआ और रिज़ल्ट क्या निकला कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो गई। डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास ये स्टमक है, स्टमक में पाइटल सेल्स मौजूद हैं। पाइटल सेल्स में जो है वो रिसेप्टर्स अटैच हैं। रिसेप्टर्स जो स्पेसिफिकली H2 रिसेप्टर है, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स है, उसके साथ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिनमें रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सेमिटिडीन और नेजिटिडीन इनमें से किसी एक ने आके इस H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। किसने आके, उस ड्रग ने, उस एंटागोनिस्ट ने बाइंड करने के बाद जो एक्टिवेशन होनी थी वो नहीं हुई, वो एक्टिवेशन ब्लॉक हुई, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज जो है वो पार्शियली इनहिबिट हो गया अपना फंक्शन करना और उसने जो है वो प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करवाना पार्शियली कुछ टाइम के लिए रोक दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस पैराइटल सेल से बाहर नहीं आ सके और पोटेशियम आयंस स्टमक से पैराइटल सेल्स में नहीं जा सके, यानी कि उन दोनों की एक्सचेंज नहीं हुई। उनकी एक्सचेंज नहीं हुई तो स्टमक में जो है, ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में हाइड्रोजन आयंस नहीं आए, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं हो पाई, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो गई। और ये पार्शियली होता है क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन मुकम्मल ब्लॉक हो जाए तो जब हम फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास HCl या बाकी गैस्ट्रिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो वो हमें नहीं मिलेगी, हमारी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी।
प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर की बात करें तो इसको प्रोटॉन पंप की बात करें जो कि हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप है, इसको इन्हिबिट करने के लिए हमारे पास प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स होती हैं जिनमें ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल और भी बहुत सारी इन्हिबिटर्स आ जाते हैं। तो ये सारा एक मैकेनिज़्म था कि कैसे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाया जाता है और कैसे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम किया जा सकता है। कम हम इसलिए करते हैं ताकि हम ट्रीट कर सकें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के या डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ को, इनकी प्रॉब्लम्स को, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस और बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमें HCl की प्रोडक्शन, HCl की सिक्रीशन को कम करना होता है। अब वो कौन-कौन से H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स हैं जो कि इस सारे मैकेनिज़्म को स्टॉप करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं या पार्शियली इनहिबिट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ड्रग्स या 4 एंटागोनिस्ट ऐसे हैं जो कि H2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, जिनमें सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ेटिडीन, रेनिटिडीन। दोबारा देखिए, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ेटिडीन एंड रेनिटिडीन, ये 4 एंटागोनिस्ट हैं जो कि पार्शियली रिड्यूस कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इन द स्टमक, जो कि किस में मदद करता है, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और ये चारों की चारों मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग gastric acid secretion. Almost 70% acid reduced by this medication treatment. जहाँ तक सिमेटिडीन की बात है तो सिमेटिडीन जो है वो पहला H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट था, लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर तक। अभी हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं तो H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट सेलेक्टिवली H2 रिसेप्टर्स पे ही एक्ट करता है जो कि स्टमक में मौजूद होते हैं इन द पाराइटल सेल्स, और ये H2 रिसेप्टर्स H1 रिसेप्टर्स पे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H1 पे कभी भी एक्ट नहीं करता, H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करता, ये अपने ही रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करता है और ये कंपेटिटिव है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर हो जाता है तो उसमें हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को यूज़ करते हैं, और अगर किसी पेशेंट को GERD की डिज़ीज़ है यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ है तो इसमें इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो चारों की चारों ड्रग्स जो हैं, चारों की चारों सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ेटिडीन और रेनिटिडीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इक्वली इफ़ेक्टिव हैं ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर में। अगर एक्यूट स्ट्रेस अल्सर की बात की जाए तो इंटेंसिव केयर यूनिट में जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें IV इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की जाती है ताकि एक्यूट स्ट्रेस अल्सर से उनको प्रिवेंट किया जा सके या जो है वो इसको मैनेज किया जा सके, इसको ट्रीट किया जा सके। तो IV इन्फ्यूजन की जाती है इंटेंसिव केयर यूनिट में जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। इसके बाद H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं हार्ट बर्न और GERD की ट्रीटमेंट में यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का क्योंकि काम ही एसिड की सिक्रीशन को कम करना है, तो इससे क्या होगा, एसिड की सिक्रीशन ही कम है तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन ये जो है सिम्पटम्स को रिलीफ तो देती हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देती, तकरीबन अगर दें भी तो 45 मिनट तक ही देंगी। बट अगर एंटासिड की बात करें तो ये क्विकली और इफ़ेक्टिवली जो है एफिशिएंटली न्यूट्रलाइज़ करती हैं स्टमक एसिड को, लेकिन इनकी भी जो लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा कम है, और ये भी सिम्पटम्स को रिलीव करती हैं ना कि ट्रीट करती हैं GERD को।
लेकिन आजकल डॉक्टर्स जो है वो प्रेफ़रेंशली GERD की ट्रीटमेंट के लिए प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, स्पेशली फॉर दोज़ पेशेंट विद सीवियर एंड फ्रीक्वेंट हार्टबर्न। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो ओरली एडमिनिस्टर करने के बाद H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, इंक्लूडिंग इनटू द ब्रेस्ट मिल्क एंड अक्रॉस द प्लेसेंटा, और एक्सक्रीट होते हैं थ्रू यूरिन। सिमेटिडीन, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन जो है वो आल्सो हमें IV फार्मूलेशन में भी अवेलेबल हैं, जो कि एक्यूट स्ट्रेस अल्सर की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। हाफ लाइफ इन एजेंट्स की जो है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है जिन पेशेंट्स को रेनल डिसफंक्शन होता है, उन पेशेंट में हाफ लाइफ इन ड्रग्स की ज़्यादा होती है, और डोज एडजस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन पेशेंट में। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर वेल टॉलरेटेड, यानी कि वो पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली इसको एडमिनिस्टर कर लेता है और कोई क्रिटिकल साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं होता बाकी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, सिवाय सिमेटिडीन को छोड़ के। सिमेटिडीन के अलावा बाकी जो एंटागोनिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ, बट जो सिमेटिडीन है इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है और इसके बहुत ज़्यादा सीवियर एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, और ये एक तो इसका ड्रग इंटरेक्शन भी है। सिमेटिडीन के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो CNS पे इसका इफ़ेक्ट है। वहाँ पे CNS में एक तो ये कन्फ्यूजन कर देता है, डिज़ीनेस करता है, हेडेकी होने लग जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट की बात की जाए तो डायरिया करवाती है सिमेटिडीन, नॉज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। सिमेटिडीन जो है वो हार्मोनल इफ़ेक्ट, ये एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है सिमेटिडीन का, जिसमें गायनेकोमेस्ट्रिया हो जाता है और गैलेक्टोरिया हो जाता है। गायनेकोमेस्ट्रिया और गैलेक्टोरिया हार्मोनल इफ़ेक्ट हैं सिमेटिडीन के। अब गायनेकोमेस्ट्रिया क्या होता है, इसमें मेंस ब्रेस्ट की जो है वो एनलार्जमेंट होने लग जाती है, और गैलेक्टोरिया में जो है वो कंटिन्यूअस रिलीज़ या कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होने लग जाता है मिल्क का। उसके बाद इसके हेमाटोलॉजिक इफ़ेक्ट भी हैं, जिनमें एक ग्रैनुलोसाइटोसिस कर देता है जो कि बहुत रेयर होता है। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी ये कर सकता है और ल्यूकोपिनिया भी कर सकता है। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और कार्डियक एरिथमियाज़ का भी ये ड्रग बायस बन सकती है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो सिमेटिडीन जो है वो इनहिबिट कर देती है सेवरल साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम्स को। अब ये एंजाइम जो है वो एक तो लिवर में मौजूद होता है जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, मेटाबोलाइज करने के बाद ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है, और इसके बाकी भी डाइजेशन में भी रोल होता है। तो इसको एक तो साइटोक्रोम P450 जो कि लिवर में मौजूद है, सिमेटिडीन इसको जाके इनहिबिट करती है और इंटरफेयर हो जाती है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी अदर ड्रग्स, जिनमें वेराफिन है। अब वेराफिन के साथ अगर सिमेटिडीन का ड्रग इंटरेक्शन होता है तो वेराफिन एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। वेराफिन एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट बढ़ने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड जो सिमेटिडीन ड्रग इंटरेक्शन करती है विद द फेनाटिन, फेनाटिन में क्या करती है कि फेनाटिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है जो कि टॉक्सिसिटी काज़ करती है, और फेनाटिन के साथ-साथ लिडोकेन के साथ भी इसका जो सिमेटिडीन का ड्रग इंटरेक्शन है, उसमें भी लिडोकेन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। एटिनोलोल की बात करते हैं तो इसके साथ जब सिमेटिडीन का इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो एटिनोलोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो जाती है। तो ये सारी रीज़न्स हैं सिमेटिडीन के बहुत लिमिटेड यूज़ के। लेकिन फिर भी सिमेटिडीन हम उन पेशेंट में दे सकते हैं जिनको इस H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बाकी मेडिसिन से, बाकी ड्रग्स जो हैं एंटागोनिस्ट हैं, उनसे अगर किसी पेशेंट को कोई एलर्जी या कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उस केस में एक लिमिटेड यूज़ हम सिमेटिडीन का कर सकते हैं, बट ये जो है वो अप्रूव नहीं है FDA की तरफ से। अगर हम अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को कम करती हैं,
हमने पूरा मैकेनिज़्म इसके ऊपर डिस्कस किया है। इसको जब कम करेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है पेप्टिक अल्सर के जो मेन वजूहात हैं उनमें एक वजह पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल की वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अब एंटागोनिस्ट जब दी जाएगी तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम होंगी तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। तो यहाँ पे हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि देखें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ जो हो जाते हैं। वैसे भी पेन किलर का जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और हमें नहीं पता होता हम इतना उनका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेन किलर्स का। हमारे सर में दर्द है, हमारा कोई वैसे बॉडी में पेन है, हमारे घुटनों में दर्द है, किसी चीज़ का भी पेन है, लाएँ जी पेन किलर ले आएँ। ये पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स बहुत जो है वो भयानक किस्म का इनका यूज़ हो रहा होता है अवेयरनेस ना होने की वजह से और बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होने की हमें होती है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि बस ये मेडिसिन लें और ये हम ठीक हो जाएँ। तो इससे में जो है वो डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स हैवी किस्म की दे देते हैं जिसमें पेन तो ठीक हो जाता है लेकिन आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जब बाकी साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, अगर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ही बढ़ जाती है तो देख सकते हैं म्यूकोज़ल लाइनिंग डैमेज होगी, म्यूकोज़ल लाइनिंग की डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन या सोर हो सकता है, सोर बढ़ते-बढ़ते जो है वो पेप्टिक अल्सर कॉज़ कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है, तो इसका ख़्याल रखना चाहिए। बेदरीग पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि हमारे माशरे में किया जा रहा होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंटीमेटिक ड्रग्स के H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को डिस्कस किया। ये पार्ट 2 कंसिडर किया जाएगा इस टॉपिक का। मोहम्मद हंज़ला को दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिए, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।